Hello friends, Satyasani analysis of current affairs welcomes you. आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल के विरुद्ध कानून, जो कि 10 शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया 1985 में। इस टॉपिक को अच्छा समझने के लिए हमने डिवाइड किया है 5 सब टॉपिक्स। पहला जो टॉपिक है कि दल बदल कानून क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ एडीएल का मतलब दल बदल कानून क्या है। दूसरा है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तीसरा है कि इसके जो प्रोविजंस हैं, जो उपबंध हैं, वो क्या हैं। चौथा है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसमें लूप होल्स जो होते हैं वो क्या हैं। एंड पांचवा है सॉल्यूशंस, इसके उपाय क्या हैं। जो प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में दल बदल के कारण आया हुआ है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। पहला हम सब टॉपिक अगर देखें तो दल बदल कानून क्या है। हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में लाया गया और इसके अनुसार इसके उल्लंघन करने वालों को सदन की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। इसके अलावा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत अगर कोई सदस्य किसी पार्टी के टिकट पे चयनित होकर आए हुए हैं और उस पार्टी को स्वेच्छा से त्याग देते हैं तो वे हाउस की सदस्यता से अयोग्य हो जाएंगे। इसके अलावा वो कोई भी मिनिस्टर का पोस्ट नहीं ले सकते हैं, साथ ही ऐसा और भी कोई पोस्ट धारण नहीं कर सकते हैं जो कि लाभ का पद हो। तो दल बदल के विरुद्ध में एक कानून बनाई गई है। अगर दूसरा डायमेंशन हम देखें कि इसकी ज़रूरत क्या है, दल बदल कानून की ज़रूरत क्या थी जो ये बनाई गई। कमनली इसको ये भी कहा जाता है आया राम गया राम पॉलिटिक्स। चूँकि हरियाणा में एक गया लाल थे, इन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टी को चेंज किया। 15 दिन बाद फिर से उन्होंने चेंज कर दिया पार्टी को। तो उनके ही एक्टिविटी के आधार पे इसको आया राम गया राम पॉलिटिक्स भी कही जाती है। और इंडिया में पर्सनल बेनिफिट, लालच, पैसे का लालच, पोस्ट का लालच के कारण जो चयनित किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे उनका चयन होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के आधार पे वो जीत करके हाउस में आते हैं, लेकिन बाद में अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि सरकारें गिर जाती हैं, फिर से इलेक्शन होता है, देश की जो इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है उस पर प्रभाव पड़ता है। जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रशासन पे ध्यान नहीं दे करके जो पॉलिटिकल जो डिफेक्शन है, दल बदल है, उसी को मैनेज करने में परेशान होता है। अल्टीमेटली इस दल बदल का प्रॉब्लम इतना बड़ा हो चुका है। अभी हम देख सकते हैं
जो राजस्थान का एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश का जो एग्जाम्पल है, अरुणाचल प्रदेश का, मणिपुर का, गोवा का, इतने प्रॉब्लम अभी भी हैं, इस कानून के रहते हुए भी हैं। लेकिन एक कानून जो है 1985 में आया था, और एक डेटा हम लोग देख सकते हैं कि 1967 से 1971 तक अबाउट 142 MP दल बदल किए और 1900 MLA दल बदल किए, और इसलिए ये दल बदल कानून 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत संविधान में लाया गया, ताकि सरकार की जो अस्थिरता है उसको बनाए रखी जाए और पॉलिटिकल सिस्टम में जो क्राइसिस आ गई है उसको ठीक किया जा सके। अगला डायमेंशन हम देखें, तीसरा जो डायमेंशन है प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या प्रोविजन बनाए गए हैं, क्या उपबंध बनाए गए हैं, उसको एक एक करके हम देखेंगे। दल बदल कानून में टोटल 7 जो हैं पैराग्राफ हैं, जिसको पॉइंट हम कर सकते हैं 1, 2, 3। इसको हमने एक निमोनिक्स लिया है, लेटर दिया है। अगर पहला हम देखें तो आई हमने लिया है लेटर, इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या कर सकते हैं। जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ में जो शब्द दी गई है उसकी इसमें व्याख्या की गई है, डिफाइन की गई है, परिभाषित की गई है कि उस शब्द क्या क्या मतलब है। जैसे इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, होते हैं स्वतंत्र, उनके क्या मतलब होते हैं, नॉमिनेटेड जो होते हैं उनके क्या मतलब हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है हमारे लिए यहाँ वो हाउस है, सदन है। सदन इसमें डिफाइन की गई है कि सदन का मतलब क्या है। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में सदन शब्द यूज की गई है कि किसी सदन का वो मेंबर हो और स्वेच्छा से पार्टी को त्याग कर देता हो, चाहे पार्टी के अनुसार वोट नहीं किया हाउस में, तो अयोग्य हो सकता है। तो यहाँ जो सदन है का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट में होती है। यहाँ सदन का मतलब है 4, जो राज्यसभा है, लोकसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसके अलावा और कोई भी लेजिस्लेटिव अगर हाउस हो, सदन हो, इसके तहत नहीं आता है। जैसे ग्राम सभा भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आती है, ग्राम सभा इसके तहत नहीं आती। तो इसलिए जो डिफिनीशन है, इंटरप्रिटेशन में जो डिफिनीशन दी गई है सदन का, इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो इसमें जो पैराग्राफ है वो डिस्क्वालिफिकेशन का है, योग्यता का। इसमें बताई गई है कि किस आधार पे, क्या क्या आधार हैं जिसके आधार पे किसी हाउस का चयनित जो सदस्य है वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसके तहत हम देखें कि इसमें लिखा हुआ है गिफ्ट्स ऑफ। अगर कोई किसी हाउस का मेंबर किसी पार्टी के टिकट पे चयनित होकर के आया हुआ है और स्वेच्छापूर्वक अपनी सदस्यता त्याग देता है, तो उस हाउस के पीठासीन अधिकारी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वे उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर वह मेंबर अपने पार्टी व्हिप के अनुसार सदन में वोट नहीं देता है अथवा वोट देने से ऑब्स्टेन कर जाता है, अनुपस्थित कर जाता है, तो उस आधार पे भी उस हाउस के पीठाधीन अधिकारी उनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तीसरा जो ग्राउंड्स दी गई है
वो किसी इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए है जो कि किसी हाउस में चयनित होकर आए हुए हैं। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। चौथा एक आधार इसमें दी गई है जो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए है, जो नामित किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। वे अगर 6 मंथ के बाद अपने शपथ लेने के 6 मंथ के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो भी स्पीकर के द्वारा डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के कंडीशंस को बताए गए हैं पैराग्राफ 2 में। तीसरा है जो इसके प्रोविज़न है, जो पैराग्राफ 3 है, उसमें स्प्लिट को दिया गया था। ओरिजिनली स्प्लिट का मतलब जो दल विभाजन है, इसमें व्यवस्था की गई थी कि अगर किसी पार्टी के 1/3 जो सदस्य हैं अगर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं अथवा कोई दूसरी पार्टी बना लेते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन ये लॉ में लूप होल था, इसलिए इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको रिपील कर दी गई, विलुप्त कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। तो 2003 के बाद से 1/3 स्प्लिट भी अलाउ नहीं है। 1/3 लोग अगर बाहर जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो चौथा प्रोविज़न है वो मर्जर है, विलय है। इसके तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर 2/3 लोग जो सदस्य हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके कोई अलग पार्टी बना लेते हैं अथवा किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन दल बदल कानून के तहत नहीं होगा। इसको जस्टिफाई किया जाता है चूँकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिए किसी व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1)A में देखा जा सकता है, 326 आर्टिकल में देखा जा सकता है, जो कि आइडियोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। आइडियोलॉजी के आधार पे अगर 2/3 लोग किसी मदर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके नई पार्टी बना लें, दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाएं, तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं आएंगे, जो आज भी है और ये अच्छी चीज़ है। हालांकि इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जो मर्जर का प्रोविज़न है, विलय का प्रोविज़न है, वो लार्ज लेवल पे डिफेक्शन को अलाउ करता है। लेकिन एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, इसलिए ये जस्टिफाइड है। देन उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो पैराग्राफ है एग्जम्पशन का है, जिसमें छूट दी गई है। लोकसभा के स्पीकर अगर पार्टी को अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। उसी तरह से राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो भी अपनी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं तो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। स्टेट जो लेजिस्लेचर हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसके स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, वो भी अपने पार्टी को छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो एग्जम्पशन उनको दी गई है, क्योंकि ऐसा रिजाइन करने की इसलिए व्यवस्था है कि उस न्यूट्रल होकर काम कर सकें बिना भेदभाव के। नेक्स्ट जो है, जो 6th जो पैराग्राफ है उसमें बताई गई है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है दल बदल कानून में, उसका डिसीजन कौन लेगा। डी का मतलब यहाँ हमने डिसीजन लिया है कि उस पर डिसीजन कौन लेगा। इसमें लिखा गया है कि उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो डिसीजन लेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि
जो ये सदन है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जहां एंटी डिफेक्शन कानून लागू है, इस केस में जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लेने वाला जो अधिकारी है वो पीठासीन अधिकारी है और बिना किसी के सलाह के ये डिसीजन लेता है और इसका डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन किसी हाउस के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए जो अन्य कानून हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है एंड अदर्स जो लॉ हैं, एंटी डिफेक्शन कानून को छोड़ करके अगर कोई मेंबर उस कानून के तहत डिस्क्वालीफाई होता है तो उसके लिए अगर पार्लियामेंट का मेंबर होगा तो प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, अगर स्टेट लेजिस्लेचर का वो मेंबर होगा तो गवर्नर के द्वारा होगा। दोनों केस में जो राष्ट्रपति और गवर्नर जो डिसीजन लेंगे वो इलेक्शन कमीशन के एडवाइस के बाद ही लेंगे और इलेक्शन कमीशन का जो एडवाइस होगा राष्ट्रपति और गवर्नर के ऊपर क्या होगा, ये बाइंडिंग होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस हम समझ लिए। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसमें पीठासीन अधिकारी का निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो बाइंडिंग होता है, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती है और वो फाइनल होता है। लास्ट जो पैराग्राफ है, 7th पैराग्राफ है, जिसमें कहा गया है कि जो पीठासीन अधिकारी का डिस्क्वालिफिकेशन पे जो डिसीजन है वो किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब कोर्ट का जो जुरिडिक्शन होता है, अधिकार होता है, उसको ख़त्म कर दी गई। इसके तहत पैरा 7 में बात लिखी गई है, ये बार्ड कर दी गई है, जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट जो है वो बार्ड कर दी गई है। पीठासीन अधिकारी का जो डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन, उसके अगेंस्ट में किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ऐसा किया गया हुआ है। तो इस तरह के प्रोविजंस हैं। इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लास्ट जो पैराग्राफ 7 है वो आज नहीं है। इसको इस केस में की होता होलोहोन वर्सेस जा चिल्हू 1992 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई इस पैराग्राफ 7 को, जो कोर्ट के जुरिडिक्शन को बाद कर दिया था, तो इसको चैलेंज की गई इसमें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैराग्राफ जो 7 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका उल्लंघन करता है। जुडिशियल जो रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है और पैराग्राफ 7 जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म कर देता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए पैराग्राफ 7 बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जब पीठासीन अधिकारी दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालिफिकेशन पे अपना निर्णय सुनाता है तो एक ट्रिब्यूनल हेड के तरह जो है काम करता है, हेड ऑफ ए ट्रिब्यूनल वो काम करता है। इसलिए उसके डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, अगर मालाफाइड हो, पक्षपात किया हुआ हो, उस आधार पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ हो, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ होगा, इन आधार पे पीठासीन अधिकारी के निर्णय का भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो हमने देखा कि पैराग्राफ 7 अब नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कि होता होलोहन केस में इनवैलिड करार कर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो डायमेंशन है इस टॉपिक का, प्रॉब्लम्स और लूप होल्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, लूप होल्स क्या हैं? लॉ तो बना दिए गए एंटी डिफेक्शन लॉ, हम असेसमेंट भी यहाँ कर सकते हैं कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ अपने मकसद में कामयाब रहा, कहाँ तक कामयाब रहा। अगर कामयाब रहता है तो आज जो सिचुएशंस हैं मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सिचुएशन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स हैं।
कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको सही किया गया, लेकिन अभी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं, जिसके कारण इफेक्टिव नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस हो रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में क्राइसिस हो रही है, हमारी गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है। इसलिए प्रॉब्लम्स हमको जानने हैं। जब प्रॉब्लम जानेंगे तो हम सॉल्यूशन भी इसका निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स देखते हैं इसमें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में, क्या लूप होल्स हैं और कैसे सही किया जा सकता है। सॉल्यूशंस में देख लेंगे हम। तो पहला हम देखते हैं कि इसमें जो शब्द यूज की गई है गिव्स अप। गिव्स अप मतलब स्वेच्छा से त्याग देना। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर स्वेच्छा से अपनी सदस्यता को त्याग कर देता है तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि स्वेच्छा से त्यागना क्या है। हम राजस्थान का केस देखते हैं। सचिन पायलट, उनके जो फॉलोअर्स, जो मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, क्या उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप को स्वेच्छा से त्याग कर दिए हैं? उन्होंने रेजिग्नेशन दिया नहीं, फॉर्मली रेजिग्नेशन दिया नहीं। तो क्या गिव्स अप का मतलब स्वेच्छा रेजिग्नेशन होता है? रेजिग्नेशन देना होता है, फॉर्मल रेजिग्नेशन देना होता है। अथवा पार्टी के अगेंस्ट में कोई एक्टिविटी भी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पार्टी बुलाती है, नहीं आते हैं, क्या उसको भी रेजिग्नेशन माना जाएगा? उसको भी गिव्स अप माना जाएगा? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया 3 केसों में कि गिव्स अप क्या क्या मतलब होता है। क्या गिव्स अप का मतलब केवल रेजिग्नेशन है कि गिव्स अप बड़ी चीज़ है, इसका स्कोप वाइडर है? इन तीनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिव्स अप का जो स्कोप है वो वाइडर है रेजिग्नेशन से। और कोई सदस्य, किसी हाउस का सदस्य फॉर्मली रेजिग्नेशन नहीं देता है, लेकिन उसके कंडक्ट से, बिहेवियर से ऐसा लगता है कि पार्टी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसको भी गिव्स अप माना जाएगा, स्वेच्छा से त्याग माना जाएगा। जैसा कि हमने शरद यादव के केस में देखा, जो रामचंद्र प्रसाद शरद यादव का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरद यादव जेडीयू के अगेंस्ट में बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसलिए उनको राज्यसभा के मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। सचिन पायलट के केस में सेम सिचुएशन था, उनकी एक्टिविटी इस तरह की थी, लेकिन मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेट अस डिसाइड व्हाट इज हैपनिंग। तो प्रॉब्लम्स इस टर्म में है, गिव्स अप में है। सॉल्यूशन क्या है? अमेंडमेंट है। इसको क्लैरिफाई की जाए, गिव्स अप का जो स्कोप है उसमें लिखी जाए कि गिव्स अप का क्या क्या मतलब है, व्हाट अमाउंट्स टू गिव्स अप, क्लियरली लिखा जाए। दूसरा जो प्रॉब्लम है, वोट्स और एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग। वोट्स और एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग जो प्रोविजन में लिखी गई है कि अगर पार्टी व्हिप के अनुसार कोई किसी हाउस का सदस्य वोट नहीं दिया, वोट देने से में उपस्थित नहीं हुआ, उस केस पे भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है कि ये जो प्रोविजन है कि पार्टी व्हिप के आदेश को मानना ही है किसी हाउस के सदस्य को, यह जो मूल अधिकार है 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका उल्लंघन करता है। चूंकि जो एमपी है, एमएलए हैं, उनको भी वाक एन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1)(a) के तहत, और हाउस में उनकी आज़ादी होनी चाहिए कि वोट देना चाहते हैं, उपस्थित होना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। और ये जो प्रोविज़न है वो 19(1)(a) का उल्लंघन करता है। इस एस्पेक्ट को भी कि होता होलोहान केस में चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बैलेंस स्थापित किया आर्टिकल 19(1)(a) में और एंटी डिफेक्शन लॉ में जो शब्द यूज की गई हैं, वोट्स एंड एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसी सदन के मेंबर हमेशा ही पार्टी व्हिप का पालन करेंगे और उसी के अनुसार वोट देंगे। कुछ खास जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, स्थिति हैं, उसमें ही उनको पार्टी व्हिप को के आदेश को पालन करना है। जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन
अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव, मनी बिल, जहाँ जहाँ सरकार गिरने का चांस हो। इसके अलावा जो पॉलिसी मैटर्स हों, कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन होता है तो अपने मैनिफेस्टो में मेंशन करती है, जैसे बीजेपी 370 को मेंशन की हुई थी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है मैनिफेस्टो में जो पॉलिसी बनाई हुई थी, उस पॉलिसी पे अगर वोटिंग होता है और उसमें पार्टी व्हिप जो आदेश देता है उसका पालन करना हो, तो जो पॉलिसी मैटर हो जहां सरकार गिरने का चांस हो, वहीं पे पार्टी व्हिप के आदेश को पालन करना है। बाकी जो स्थिति है उसमें जो है किसी सदन के जो सदस्य हैं पार्टी व्हिप के आदेश को पालन नहीं करना है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किहोता होलोहान में आर्टिकल 19(1)(a) जो फंडामेंटल राइट्स है एमपी एमएलए का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड एंटी डिफेक्शन लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है दल बदल को रोकने का, दोनों में एक जो है बैलेंस स्थापित किया। तो ये प्रॉब्लम्स को सुप्रीम कोर्ट ने किहोता होलोहान में सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट जो प्रोविजन प्रॉब्लम्स है वो मर्जर का है। मर्जर को भी एक प्रॉब्लम्स के रूप में देखा जाता है कि ये प्रोविजन जो मर्जर जो प्रोविजन है ये लार्ज लेवल ऑफ डिफेक्शन को अलाउ करता है। स्प्लिट छोटा डिफेक्शन था जो खत्म हो गया, बट मर्जर क्या है, लार्ज डिफेक्शन है, अभी भी है, ये अलाउ करता है। हालांकि इसको हमने जस्टिफाई कर चुका है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में आइडियोलॉजी बेस्ड नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार होना चाहिए किसी सिटीजन को, इसलिए इस आधार पर यह जस्टिफाइड है, तो इसको ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। देन पैरा 7 ऑलरेडी हमने इसको किहोता होलोहान में चर्चा कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर चुका है। पैरा 7 में ये जो लिखा है कि बार्ड है, कोर्ट जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के का जो डिसीजन है उसकी न्यायिक समीक्षा करने से बार्ड कर दिए गए हैं। कोर्ट के जुडिक्शन को यहाँ डिबार्ड कर दी गई है। जो किहोता होलोहान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरा 7 क्या है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देन रोल ऑफ स्पीकर्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है रोल ऑफ स्पीकर्स हैं इन इंडिया, खासकर जो स्टेट लेजिस्लेचर लेवल पे है उसमें रोल ऑफ स्पीकर बहुत ही बेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स के अनुसार। जबकि स्पीकर पार्टी से रिजाइन कर देते हैं, फिर भी क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, पार्टीशनशिप डिसीजन लेते हैं। अभी हम देख सकते हैं टू कॉल सेशन ऑफ ए हाउस, राजस्थान में ही देख लीजिए, सेशन बुलाने के लिए काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नर कर रहे हैं कि 21 दिन का के बाद ही हम बुलाएंगे। ठीक है, इस पे रूल बना हुआ है, लोकसभा में रूल बना हुआ था कि 21 डेज टाइम दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा अपना बदल चेंज कर लिया, 15 डेज कर लिया है। स्टेट लेजिस्लेचर मैक्सिमम उसी को अप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है रूल में, जो स्पीकर रूल बनाए हुए हैं कि स्पीकर और भी कोई डेट फिक्स कर सकता है, 15 दिन से कम का भी डेट फिक्स कर सकता है। लेकिन राजस्थान के केस में उसी 21 रूल को फॉलो किया गया है। स्पीकर जो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो बात को नहीं मान रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं स्पीकर का कि अपने मन से बहुत सारे डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें गवर्नर का भी जो रोल है वो भी पार्टीशनशिप हो जाता है। जबकि नवाब रेबिया केस में, जो हिमाचल प्रदेश का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो समनिंग ऑफ हाउस है, जब गवर्नमेंट को मेजॉरिटी हाउस में हो, उस केस में गवर्नर बाइंडिंग है। जो भी डेट फिक्स करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, उस डेट को हाउस को सेशन में बुलाने के लिए गवर्नर बाध्य है। फिर भी इंडिया में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कोई डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है।
एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू करने के लिए कोई वेल डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है कि किस प्रोसीजर के तहत इस लॉ को डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। उसके अलावा कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है जिस टाइम लिमिट के तहत स्पीकर डिसीजन ले लेंगे। इसका नतीजा ये होता है कि स्पीकर भी बायस्ड हो जाता है, एक प्रॉपर टाइम लिमिट के तहत वो डिसीजन ले नहीं पाता है एंटी डिफेक्शन लॉ पे। अगला जो प्रॉब्लम इसमें है कि नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट बिफोर डिसीजन। जब तक स्पीकर डिसीजन नहीं ले लेता है कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता। स्पीकर के डिसीजन के बाद ही कोर्ट इंटरफियर कर सकता है। स्पीकर अगर डिसीजन नहीं लिया तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। जो राजस्थान में केस आया हुआ था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जो आया हुआ था, उसमें भी ये मैटर को रेज किया गया चूँकि स्पीकर भी डिसाइड किया नहीं है, डिस्क्वालीफाई तो किया नहीं है किसी मेंबर को, तो कोर्ट कैसे इंटरफियर कर सकता है। लेकिन इस बात पे इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। राजस्थान के केस में जो मैटर ये था कि वहाँ जो नोटिस इशू की गई है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस के मेंबर हैं उनके अगेंस्ट में कोई व्हिप जारी नहीं की गई है, कोई वोटिंग के लिए उनको व्हिप नहीं जारी की गई है, तो इसलिए नोटिस को कहा गया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नहीं है। देन अनदर इसमें प्रॉब्लम्स था, इसको तो खत्म कर ली गई लेकिन फिर भी जान लेते हैं। हु कैन कंप्लेन, कंप्लेन कौन कर सकता है। तो पहले रूल के अनुसार था कि केवल मेंबर ही कोई कर सकता है, उस हाउस का मेंबर ही कंप्लेन कर सकता है स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। लेकिन बाद में स्पीकर ऑफ ओडिशा असेंबली वर्सेस उत्कल केसरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कंप्लेन कर सकता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। देन नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन में भी बहुत सारा हॉर्स ट्रेडिंग होता है, क्रॉस वोटिंग होता है, पार्टी व्हिप के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, मनी पावर का यूज किया जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे करप्शंस होते हैं। और यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता है। इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में कंसिडर किया और कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा इलेक्शन प्रोसेस में यूज नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं है। इसका रीजनिंग ये दिया कि जो राज्यसभा इलेक्शन का जो प्रोसीडिंग है, जो प्रोसेस है, वो सदन का प्रोसीडिंग नहीं है, किसी हाउस का प्रोसीडिंग नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो वोटिंग है, वोट्स है, अब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग है, केवल सदन में होगा तब लागू होगा। लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन का जो प्रोसेस है सदन के बाहर है, सदन का प्रोसीडिंग नहीं है, इसलिए राज्यसभा के इलेक्शन में एंटी डिफेक्शन लॉ अलाउ नहीं हुआ होगा। तो अभी भी ये प्रॉब्लम बना हुआ है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ राज्यसभा इलेक्शन को कवर नहीं करता। तो एक बहुत बड़ा निगेटिव है। इसलिए जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं, सबको फिर से सही किया जाए। अदरवाइज जो ऑब्जेक्टिव है एंटी डिफेक्शन लॉ का आज पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर हम कहें तो लार्जली अनसक्सेसफुल है, टू सम एक्सटेंट जो है सक्सेसफुल है। तो दैट अबाउट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट सॉल्यूशंस पे हम आते हैं। वे आउट क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो पहला हम सॉल्यूशन ले रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो आप जानते होंगे बहुत सारे फीचर्स हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली लोअर हाउस के प्रति अकाउंटेबल होती है, जैसे इंडिया में लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति अकाउंटेबल होगा, उसमें टेनर फिक्स नहीं होता है, और जिसके कारण जो दल बदल जो डिफेक्शन है, पॉलिटिकल डिफेक्शन है, हाई लेवल पे है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टेनर फिक्स कर दी जाती है, लेकिन यूएसए में है
एक बार सरकार बन गई तो 5 साल के लिए फिक्स हो गई, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन इस पर स्विच ओवर करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यूएस में, उसको इंडिया में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इनडायरेक्टली इन बिटवीन कुछ किया जा सकता है कि टेन्योर को फिक्स किया जा सकता है। दूसरा है द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। जो डिसक्वालिफिकेशन में फाइनल डिसीजन होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दी गई है। पहले भी मैं चर्चा इस पर किया हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो डिसक्वालिफिकेशन है फाइनल अथॉरिटी स्पीकर है, किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, इसलिए बेस्ट हो जाते हैं, एब्सोल्यूट पावर उनके हाथ में है। लेकिन अदर जो कानून है एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा जो कानून है उसके तहत अगर डिसक्वालिफिकेशन होता है किसी हाउस के मेंबर का, तो उसमें जो फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट के केस में एंड गवर्नर है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, वो भी इलेक्शन कमीशन के एडवाइस के बाद ही ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर। इलेक्शन कमीशन के एडवाइस इनके ऊपर बाइंडिंग भी होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में डिसक्वालिफिकेशन के लिए भी ये जो पावर है पीठासीन अधिकारी से लेकर के प्रेसिडेंट अथवा गवर्नर एज द केस में भी को दे दिया जाए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फाइनल अथॉरिटी है डिसक्वालिफिकेशन के एंटी डिफेक्शन लॉ में पीठासीन अधिकारी है, उसको बदल करके प्रेसिडेंट और गवर्नर को दे दिया जाए, जो कि इलेक्शन कमीशन के एडवाइस पे ऐसा काम करेगा। अगला सजेशन दी जाती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का सजेशन है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ ट्रिब्यूनल बनाई जाए, अधिकरण जिसको कहते हैं, कि इससे स्पेशल पर्पज के लिए ट्रिब्यूनल बनाई जाए, स्पीकर से हाथ से लेकर के इसको ट्रिब्यूनल को दे दी जाए, जो कि न्यूट्रल होकर काम कर सके। अगला जो सॉल्यूशन हो सकता है कि बार फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। अब कर्नाटक की सिचुएशन हम देखते हैं। कर्नाटक के सिचुएशन में क्या हुए, जो कांग्रेस के एमएलए थे दल बदल करके बीजेपी में शामिल हो गए, डिसक्वालीफाई स्पीकर ने किया, सुप्रीम कोर्ट गए। डिसक्वालिफिकेशन के अलावा जो स्पीकर कर्नाटक असेंबली के थे, उन्होंने जितने ही डिफेक्टेड मेंबर थे 17, उनको अगला इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करने से भी प्रोहिबिट कर दिए, मना कर दिए। इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। केस का नाम है श्रीमंत बाला साहेब वर्सेस स्पीकर कर्नाटक, 2019 का केस है, इंपॉर्टेंट केस ऑन दिस एस्पेक्ट। तो जो स्पीकर ने 17 एमएलए को फर्दर जो नया इलेक्शन होना था, जितने लोग डिसक्वालीफाई हो गए थे, उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो मनाही की गई है, प्रोहिबिशन की गई है फर्दर इलेक्शन लड़ने से, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये न ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है, न ही इसके लिए कोई लॉ है। क्योंकि कोई लॉ नहीं है, न ही एंटी डिफेक्शन लॉ में कहीं लिखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह का फैसला दिया। इसलिए ज़रूरत ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को अमेंड किया जाए और इसमें व्यवस्था लाई जाए कि जो भी मेंबर है, जो भी सदस्य है, अगर दल बदल करता है तो उसको जो है फर्दर इलेक्शन लड़ने से 3 साल, 5 साल, 6 साल के लिए प्रोहिबिट कर दी जाएगी, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है डिफेक्शन से। अदरवाइज पॉलिटिकल मेंबर मनी के कारण, पोस्ट के कारण दल बदल कर लेते हैं, सरकार भी गिरा देते हैं, बाद में इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे विचार करने की ज़रूरत है। अगला जो सॉल्यूशन मुझे दिखता है, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वलिटी। इंडिया में जो इलेक्टोरल फंडिंग है, जो चंदा दिया जाता है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, जो बहुत कॉर्पोरेट हाउसेस से आते हैं, बहुत सारे अदर सोर्सेस से आते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, फंडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इक्वलिटी नहीं है।
एक पार्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारा फंड इकट्ठा कर लेती है। जैसे बीजेपी लास्ट को जो डेटा जो न्यूज़ में है उसमें देखा गया है कि भाई केवल बीजेपी को 96% टोटल इलेक्टोरल फंडिंग का फंड मिला हुआ है, बाकी पार्टी को सेस में मिला हुआ है। तो किसी भी एक पार्टी के पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ मनी होगा तो इसका मिसयूज होगा, उस पैसे का मिसयूज दल बदल के लिए किया जा रहा है। तो जब तक इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, नियर अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग नहीं होगा, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म में आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे किया जा सकता है। सजेशन था कि लास्ट इलेक्शन में जितना वोट मिला हुआ है पॉलिटिकल पार्टी के उस रेशियो से भी बांटा जा सकता है। जो भी इलेक्टोरल एक फंड बनाई जाए जिसमें सारे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आएंगे, उस फंड से सभी पॉलिटिकल पार्टी को डिवाइड किया जाएगा। तो जब तक इस मनी पावर को मिसयूज को सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक ये हॉर्स ट्रेडिंग चलता रहेगा। लास्ट हम अगर देखें तो फिलॉसफिकल बेस हम ले, पॉलिटिकल फिलॉसफर्स हैं, उनकी बात को एकोमोडेट करें तो दो फिलॉसफर्स हैं, दो ग्रुप ऑफ फिलॉसफर्स हैं। एक जो ग्रुप ऑफ फिलॉसफर हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है जे मेडिसन का, ये कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो हैं एमपी एमएलए हैं वो क्या हैं, वो वोटर्स के ट्रस्टी हैं, वो जितने वोटर्स हैं उसके ट्रस्टी हैं, इसलिए वो वोटर्स के व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो दल बदल नहीं कर सकते। जिस तरह से जनता ने उनको वोट दी है, जिस पार्टी के टिकट पे, जिस पॉलिसी पे, मैनिफेस्टो पे इलेक्शन जीत करके आए हुए हैं, उसी के अनुसार वोट कर सकते हैं, अपने मन से वोट नहीं कर सकते हैं। अगर दल बदल किए तो वो चीटिंग है, अनएथिकल है, इसलिए दल बदल अलाउ ही नहीं होना चाहिए। जब भी इलेक्शन हुआ 5 ईयर के लिए 10 ईयर फिक्स कर दीजिए और पार्टी छोड़ ही नहीं सकती हो। इस आधार पे जो हमने कहा था कि फर्दर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से प्रोहिबिट कीजिए, उसको जस्टिफाइड है। खासकर इंडिया में जब उतना एथिक्स मोरलिटी डेवलप नहीं है, उस केस में इस लॉ की जरूरत है दल बदल को रोकने के लिए। दूसरे जो ग्रुप का फिलोसफर है, पॉलिटिकल फिलोसफर एडमंड बर्के हैं, इनका कहना है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी एमएलए हैं, वो जनता के डेलीगेट्स हैं। पावर हैज बीन डेलीगेटेड टू देम, इसलिए अपने जजमेंट पे, अपने मन से वो दल बदल कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, अपने मन से वो डिसीजन ले सकते हैं। हमारे एमपी एमएलए डेलीगेट्स हैं। ये इसके फॉलोअर एडमंड बर्के हैं जो कंजर्वेटिस्ट हैं। ये सिस्टम यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में लागू है, तो वहाँ कुछ हद तक सक्सेसफुल है, सिस्टम सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया में ये सिस्टम अगर रहे तो टोटली फेल करेगा। अगर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तब तो दल बदल को रोका ही नहीं गया है। तो हमारे यहाँ चूँकि एथिक्स मोरलिटी एजुकेशन बहुत कम डेवलप्ड है, इस कारण से ये सिस्टम सफल नहीं होगा। हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ बनाए हुए हैं, लेकिन अभी भी एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत सारे लूप होल्स हैं। उसको, इस प्रॉब्लम्स को, इस लूप होल्स को अगर बंद कर दिया जाए तो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ सक्सेसफुल हो सकता है, हमारी पार्लियामेंट सक्सेसफुल हो सकती है, हमारी सरकारों में स्टेबिलिटी आ सकती है, और जो काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्शंस पे अपने टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे, और हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी होगी, और हमारा जो फोर फादर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रीम है, जो प्रेमबल के ऑब्जेक्टिव हैं, उसको पूरा करने में हम लोग सफल होंगे। थैंक यू सो मच।